नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। अगले 1 घंटे में कारोबार, बाजार और साथ ही कॉर्पोरेट जगत की सारी खबरें हम आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल शुरू करेंगे आज की बिग स्टोरी से। क्रिप्टो करेंसी को लेकर हालांकि साल 2017 में ही चर्चा शुरू हो गई थी। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी राय देनी थी, लेकिन 4 साल तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक से ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार काफी जल्दी में दिखाई देने लगी है। हालांकि उम्मीद की थी कि आज कैबिनेट में इसे लेकर कुछ फैसला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सरकार ने विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान किया है, जिसमें प्राइवेट क्रिप्टो पर रोक लगाने की बात कही गई है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे निवेशकों का पैसा डूबेगा नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार विंटर सेशन में बिल लाने जा रही है, यानी क्रिप्टो को बैन करने के बजाय रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन क्रिप्टो निवेशकों के लिए प्रस्तावित बिल में क्या-क्या प्रावधान होंगे, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। आज कैबिनेट की बैठक में क्रिप्टो करेंसी पर बिल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि निवेशकों को टैक्स चुकाकर क्रिप्टो से बाहर निकलने का मौका जरूर दिया जाएगा। बिल के प्रावधान होंगे, उसमें जो लोग इस वक्त क्रिप्टो में फंसे हैं उनको एक तरीके से विंडो दिया जा सकता है कि वो जो भी वाजिब टैक्स है वो पे करके इससे बाहर निकल आए, क्योंकि सरकार आरबीआई की स्टैंड को मान रही है, उसके पक्ष को मान रही है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको बैन कर देना चाहिए। ईटी नाउ स्वदेश लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि आरबीआई की ओर से क्रिप्टो पर बैन की वकालत करने के बावजूद सरकार इसे बैन करने के बजाय रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है और विंटर सेशन में इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। मंगलवार शाम को केंद्र सरकार की ओर से विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान किया गया। इसका नाम द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई की ओर से आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट जरूर दी जाएगी। प्राइवेट क्रिप्टो पर पाबंदी की खबर मिलते ही निवेशक डिजिटल करेंसी में लगा पैसा निकालने पर तुल गए, जिसका असर क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए मची भगदड़ के तौर पर दिखा। हालांकि क्रिप्टो पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक सरकार पूरी पाबंदी का रास्ता नहीं अपनाएगी, बल्कि टैक्स चुकाकर रेगुलेट करने का विकल्प ही अपनाएगी। मुझे नहीं लगता कि एक आउटराइट बैन जैसा आएगा। हाँ, रेगुलेशंस आएंगे, टैक्सेस होंगे, फ्रेमवर्क्स आएगा, एक्सचेंजेस और कंप्लाइंट बनेंगे। आई थिंक वी आर ट्राइंग टू रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। बाकी कंट्रीज ने रेगुलेट करा है, सिंगापुर ने रेगुलेट कर रहा है, यूएस रेगुलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों चीज के लिए यूज हो सकती है। सरकार की ओर से मिल रहे संकेत भी यही कह रहे हैं कि क्रिप्टो पर पूरा बैन नहीं लगेगा और निवेशकों को टैक्स चुकाने का मौका देकर निकलने को कहा जाएगा। लिहाजा निवेशकों को फिलहाल घबराने की नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है। ईटी नाउ स्वदेश। तो अब जब बात इसे रेगुलेट करने की हो ही रही है तो इसके फ्रेमवर्क और ढांचे पर भी चर्चा होना लाजमी है। बिल्कुल, और भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। विंटर सेशन में आने वाले बिल में सरकार इसे रेगुलेट करके लीगल फ्रेमवर्क में ले आएगी, यानी निवेशक इसे एसेट क्लास के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में रख सकेंगे। भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर सरकार जल्द ही कानून बना सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है, यानी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शेयर, गोल्ड और बॉन्ड्स की तरह क्रिप्टो करेंसी भी रख सकेंगे। हालांकि एक करेंसी के तौर पर क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगले 2-3 हफ्ते में कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हो सकती है। विंटर सेशन में क्रिप्टो से संबंधित बिल लाया जा सकता है। एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी जा सकती है। करेंसी के तौर पर पेमेंट और ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी। बतौर रेगुलेटर सेबी ही क्रिप्टो करेंसी की निगरानी करेगा, जबकि टैक्सेशन और अन्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। सरकार क्रिप्टो पर क्या स्टैंड लेती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और एसेट क्लास के दायरे में लाने के पक्ष में दिखते हैं। क्रिप्टो का जो यूसेज है डिजिटल फॉर्म में करेंसी के तौर पे, वो भारत में यूज केस कम है, लेकिन
एसेट क्लास है और जो यूसेज है बियॉन्ड करेंसी वो काफी ज्यादा है, और उसमें जो है सारी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं और इंडस्ट्री जो है वो उनका ये मानना है कि इसे एसेट क्लास का दर्जा अगर हम दे दें तो काफी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएगी लीगली और एनफोर्सेबिलिटी के तौर पे। दुनिया के कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एसेट क्लास के तौर पर मान्यता दी है, जबकि इक्का दुक्का देशों ने इसे करेंसी के तौर पर भी अपनाया है। वहीं भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम साफ नहीं है। आरबीआई लगातार क्रिप्टो को आर्थिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह बता रहा है, लेकिन अखबारों और टीवी पर क्रिप्टो में निवेश से जुड़े विज्ञापनों की भरमार दिखने लगी है और क्रिप्टो में निवेश भी बढ़ता जा रहा है। सोमवार को संसद की स्थायी समिति के साथ बैठक के बाद क्रिप्टो कंपनियों ने लुभावने और भ्रामक विज्ञापन रोकने का फैसला किया है। क्रिप्टो से जुड़े प्लेयर्स भी इसको रेगुलेट करने के फैसले के साथ हैं, लेकिन वो निवेश की सीमा लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। एज एन एसेट इसको रेगुलेट करना ही सही रहेगा। तो आई कंप्लीटली एग्री विद रमेश जी। जो एक चीज मैं थोड़ा सा मना करूंगा वो है कि थोड़ा सा डिफर करूंगा वो है कि हम एक्सचेंजेस पे ये डेफिनेशन ना लगाए कि वो कितना उनका कोटा रह सकता है या कहाँ से कितने एसेट वो लोग लिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बट उसकी जगह पे हम उनके ऊपर ये लगाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे कि एजुकेट करने की। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की राय आरबीआई से अलग है, जो कि इस पर पूरी तरह बैन चाहती है। बताया जाता है कि सरकार नई तकनीक के प्रोडक्ट को लेकर प्रोग्रेसिव रवैया अपनाना चाहती है। अगर सरकार क्रिप्टो को लीगल फ्रेमवर्क में ले आती है तो ये इसी सोच की तरफ एक मजबूत कदम होगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो ओवरऑल देखें तो संसद का शीत सत्र काफी व्यस्त रहने वाला है। सरकार इस सेशन में कुल 26 बिल पेश करेगी। इसमें अभी सबसे ज्यादा चर्चा में क्रिप्टो करेंसी और 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिलों के अलावा भी कई अहम बिल हैं। 29 नवंबर से संसद का शीत सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। अब ऐसे में कौन से अहम बिल हैं जो इस विंटर सेशन में सरकार लेकर आने वाली है, तमाम डिटेल्स आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, संसद के शीत सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश करने वाली है। करीब 26 बिल है जिसको पेश किए जाएंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट बिल की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तीनों कृषि कानून को वापसी से संबंधित जो बिल है, जिसको कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा कर दी है, कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। लिहाजा सरकार संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून को वापस लेने से संबंधित बिल पेश करेगी और इस कानून को रद्द करेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल है, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। इससे संबंधित बिल सरकार संसद में पेश करेगी, जिसके जरिए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशक जो हैं वो अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज के झांसे में ना आए, उसमें ना फंसे। उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, क्रिप्टो करेंसीज की क्या परिभाषा होगी, किस तरह के जो है एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पे विंडोज दिए जाएंगे, ये तमाम जो प्रावधान है उस बिल में हो सकते हैं। इसको सरकार संसद में पेश करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। इसके जरिए सरकार डिस्कॉम की सेहत को मजबूत करना चाहती है और खासकर बिजली वितरण को जो है डी लाइसेंसिंग करना चाहती है। मतलब निजी कंपनियों को इस बात का अधिकार देना चाहती है कि वो किसी भी राज्य में जाकर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लग सकती है। हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन सरकार ने इसको लोकसभा के बिजनेस लिस्ट में शामिल कराया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। लिहाजा जो बैंकिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल है इसको भी पेश किया जाएगा, जिसके जरिए सरकार जो है इस बात के रास्ते अख्तियार करेगी कि जो सरकारी बैंकों का निजीकरण जो है चालू वित्त वर्ष में किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है वो है PFRDA से संबंधित, जहां पे यूनिवर्सल पेंशन के टारगेट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। PFRDA की जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको और उसमें स्वतंत्रता दी जाएगी। लिहाजा इसको ट्रस्ट से अलग किया जाएगा और इसको ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट बिल सरकार संसद में पेश करेगी। इसके अलावा एक और बिल है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से संबंधित, जिसमें प्री पैक्ड जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है इंसॉल्वेंसी का, उसको ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। मकसद ये है कि जो मौजूदा प्रक्रिया है इंसॉल्वेंसी का, उसमें काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है। सरकार को जितनी रिकवरी की उम्मीद है उतनी हो नहीं पा रही है। लिहाजा प्री पैक्ड प्लान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और इससे संबंधित बिल सरकार संसद में पेश करेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना 4 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ये योजना कोविड महामारी के दौरान लागू की गई थी और इसमें गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता था। मार्च 2022 तक 2,60,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर बाजार में आज फिर से मुनाफा वसूली हावी हो गई। शुरुआती तेजी को गवाकर निफ्टी आखिर में 88 अंक गिरकर 17,415 के स्तर पे बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 323 अंकों की गिरावट यहां पर दिखाई दी है। बाजार में आज का पूरा दिन कैसा रहा, कारोबार कैसा हुआ, कहां हमने ज्यादा एक्शन देखा, तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आज दिन भर बाजार में तेजी रही, लेकिन अब आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव देखने को मिला। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर नजर डालेंगे तो दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखी। हालांकि दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो वो उलट कारोबार कर रहा था और ऊपरी स्तरों से दबाव वहां पर भी देखा गया, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी भी। अगर गिरावट की बात करें तो अपने हाई से, आज के इंट्राडे हाई से निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की और सेंसेक्स में करीब 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कुछ दबाव बनाने का काम किया आज आईटी, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। वहीं ऑयल एंड गैस शेयर्स और कुछ सरकारी कंपनियां भी ऐसी थी और सरकारी बैंक भी ऐसे थे जो कि दिन भर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसमें निफ्टी गेनर्स पर अगर बात करेंगे तो अदानी पोर्ट में अच्छी तेजी देखी गई। उसके बाद ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। और निफ्टी लूजर पे टाटा कंज्यूमर, आयशर, मारुति सुजुकी और इन्फोसिस जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। आईटी में भी अगर बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स भी कुछ ऐसे थे जहां पर कि आज दबाव देखा, जिसमें कि माइंडट्री, मैस्टेक, एलएनटी इन्फोटेक, यहां पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। ऑटो स्पेस में आयशर और मारुति तो दबाव में कारोबार कर ही रहे थे, उसके अलावा बॉश और टाटा मोटर्स में भी कमजोरी आज देखी गई है। लेकिन वहीं आज के कारोबार में सरकारी बैंकों में काफी शानदार तेजी देखी गई। इसमें जो छोटे मझोले बैंक थे वहां पर अच्छी तेजी देखी गई, करीब 10 से 11% की। इसमें आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज अच्छी मजबूती देखी जा रही थी। और हीलियर्स कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि भारत का बाजार ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिर्फ पेटीएम के आईपीओ का असर ज्यादा महंगे आईपीओ पर होगा। नए आईपीओ को लेकर निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे बाजार का मौसम तो बहुत चेंज हो गया लास्ट 3-4 दिन में, आपकी क्या राय बन रही है? लंदन का वेदर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और इंडिया की मार्केट का भी यही है, थोड़ी सी चेंज हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है एंड होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये जो पेटीएम के इशू से जो ओवरहैंग हुआ उसका ज्यादा इम्पैक्ट बाकी फिनटेक्स और सिमिलर हाई प्राइस्ड आईपीओज में होगा, जो कि थोड़ा होना भी चाहिए था। बल्कि उससे हो सकता है कि बाकी मार्केट को और राहत मिले, क्योंकि अदरवाइज ये सारे पैसे जो आपके आईपीओज में लग जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अल्टीमेटली मनी अनलिमिटेड नहीं है पब्लिक या इन्वेस्टर्स के पास। तो अगर एक चीज इतनी ज्यादा गंदे ना करे कि पूरी मार्केट को उससे नुकसान हो जाए, इट इज बेटर कि नए आईपीओ जो आए वो थोड़े इसको ध्यान में रखें कि, या इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें कि ऐसे भी होता है आईपीओ में, और देयरफॉर मोर केयरफुल रहें और बहुत ओवर प्राइस आईपीओ इफेक्टिवली डिस्करेज हो जाएंगे।
ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है समीर, लेकिन पिछले 6-8 महीने में अगर हम देखें तो जो FIIs हैं उनकी तरफ से ठीक ठाक बिकवाली दिखी है भारतीय बाज़ारों में, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर आगे चल के रेट हाइक्स होंगे और टेपरिंग होगी तो इमर्जिंग मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। आपका व्यू क्या है? नहीं जी, ये बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप बोले कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं थे इस साल, राइट, तो इंडिया बढ़ गया 25%, लेकिन आप एशिया एक्स जापान को देखें तो आई थिंक 2% अप है रुपी टर्म में। ऑफ कोर्स चाइना तो डाउन है, तो ये उसमें भी ये नहीं था कि ऑटोमेटिकली क्योंकि रेट हाइक नहीं थे तो सारी मार्केट्स वर्ल्ड की चल रही थी, कुछ चल रही थी कुछ नहीं चल रही थी। एंड एक और बात है, अगर आप पुराना पीरियड देखें जैसे 2002 एंड या 3 से 7 तक का, तो उस बाद जबकि इंडिया का बिगेस्ट बुल रन हुआ, वर्ल्ड का भी बड़ा अच्छा बुल रन हुआ टिल 2007 एंड, तो उस टाइम में 17 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स हुए थे फेडरल रिजर्व के। हर मीटिंग में 17 क्वार्टर में 0.25% उन्होंने बढ़ाया रेट, एंड वो करीब आई थिंक 2% से शुरू हुआ और 6.25 पे जाके खत्म हुआ। एंड वाइल द रेट्स वर गोइंग अप 17 बार हर क्वार्टर 4.25 साल तक, मार्केट का बिगेस्ट बुल रन हमने जो अपनी जिंदगी में देखा है वो वाला बुल रन था, ये तो उससे बहुत कम है। तो आई डोंट थिंक इतना इस, और वो सबको पता है। एंड अगर वो किसी ने रिएक्ट करना है तो पहले यूएस मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। हम दूर बैठ के कैसे एनालाइज करें कि यूएस फेडरल रिजर्व के उससे सडनली हमारी मार्केट को आज ये हो जाएगा। पिछली बार भी नहीं हुआ था, कभी होता है कभी नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस रीजन पे आप उसको स्टोरी को बनाएं। अभी अगर लगे कि आप थोड़ा सा रिवर्सल टू मीन कर रहे हैं, प्री कोविड टाइम्स के हिसाब से आपकी मार्केट बढ़ गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट भी प्री कोविड तो होने चाहिए कम से कम। और प्री कोविड 10 ईयर रेट यूएस में करीब 2% था। तो हर रेट हाइक को ऐसे नहीं गिनना चाहिए कि ये आज से हमारा नेगेटिव पीरियड शुरू हो। करेक्ट, राइट समीर, क्योंकि आपने 2003 से 2007 में इंटरेस्ट रेट्स की बात करी, तो क्या हमें इसे कंपैरिजन मोड में ले सकते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जो बाजार का इस वक्त माहौल है वो उसी तरह का बुल रन है जो आपको 2003 से 2007 के बीच देखने को मिला? मैं उस माहौल की मार्केट से मुझे नहीं लगता कि ये सिमिलर है, इन द सेंस उस टाइम में रिटर्न्स पर एनम बने, अगर आप 2003, 4, 5, 6, 7 5 साल के रिटर्न देखें इंडेक्स के, वो थे करीब 45% पर एनम। अब किस बेसिस पे आज बोले कि जी 45% पर एनम की आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है? हम ये कह सकते हैं कि बुलिश पीरियड है। बुलिश पीरियड का मतलब हम डिफाइन करते हैं कि आपके फिक्स्ड इनकम, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके बॉन्ड फंड, ये सब उससे बेटर रिटर्न होना चाहिए 5-7% पर एनम। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने पिछले साल में इस इक्विटी में क्यों डाला, डेट में क्यों नहीं डाला, या फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों नहीं किया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने गोल्ड में क्यों नहीं डाला, उस हिसाब से ठीक लगती है। लेकिन 2003 to 7 का हर्डल इतना हाई है कि 40-45% पर, तो अब मुझे लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ये 2003 है, व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द स्टॉक मार्केट? चलिए अभी इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद अब बात करते हैं खास आईपीओ की। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ 30 नवंबर को खुलेगा और इसका प्राइस बैंड तय हो गया है जो कि 870 से 900 रुपए प्रति शेयर है। ये इश्यू 2 दिसंबर को बंद होगा। राकेश झुंझुनवाला के अलावा सेफरॉप इन्वेस्टमेंट्स इंडिया और वेस्ट ब्रिज इसके प्रमोटर्स हैं। 7,250 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी होंगे, जबकि 5250 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल होंगे। आपको बता दें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2006 में बनी, जो कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। वित्त वर्ष 2021 में इसका मार्केट शेयर 15.8% था, जबकि रिटेल मार्केट में अगर हम देखें तो शेयर जो है 30% है। और कंपनी का बड़ा फोकस रिटेल हेल्थ मार्केट सेगमेंट पर रहता है और कंपनी इस सेगमेंट में टॉप पर है। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी का कहना है कि आईपीओ से आए पैसों का इस्तेमाल कंपनी की ग्रोथ पर खर्च किया जाएगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आईपीओ के प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये जो हमारा प्राइमरी इशू है 2000 करोड़ रुपए का, ये कंपनी के सॉल्वेंसी और ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा पूरा पैसा।
आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के गवर्नेंस में काम करती हैं और इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है और ग्रोथ के लिए पैसा लाना पड़ता है टू मेंटेन दैट सॉल्वेंसी। तो क्योंकि हम एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से काफी आगे चल रहा है पिछले काफी सालों से और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए जो सॉल्वेंसी मार्जिन की जरूरत है, ये पूरा 2000 करोड़ रुपए पैसा इसी के लिए लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जेवर के रोही गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। यहां एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जहां तकरीबन 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है। यहां 7 साइट पर 3 लाख वर्ग मीटर में 9 पार्किंग बनाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिनके हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए 7 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल दोपहर 12 बजे जेवर पहुंचेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और जेवर एयरपोर्ट हर लिहाज से बेहद खास है, जिसके बनने से पूरे इलाके में विकास की नई बयार बहने की उम्मीद की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। 2024 तक शुरू होगी उड़ानें। यूपी के विकास का नया चैप्टर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके शिलान्यास की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को भव्य समारोह में एयरपोर्ट की बुनियाद रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी बार बार जेवर जाकर यहां के काम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये एयरपोर्ट बेहद भव्य होने के साथ साथ कई और खासियतों से भी लैस होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। इसे पीपीपी मॉडल पर ज्यूरिक एयरपोर्ट एजी के साथ बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से डिजिटल और पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पहले चरण में सितंबर 2024 तक 10,050 करोड़ की लागत से 2 रनवे तैयार होंगे। इसके लिए 1300 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा। शुरुआत में 50 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। 30 साल में इसकी क्षमता बढ़ाकर सालाना 1.2 करोड़ यात्री करने की योजना है। साल 2001 में राजनाथ सिंह के यूपी के मुख्यमंत्री रहते जेवर में एयरपोर्ट की योजना बनी थी। बाद की सरकारों के सियासी दांव पेचों में उलझकर ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट की योजना पर बेहद तेज रफ्तार से काम हुआ। सरकार का दावा है कि ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित होगा। 5 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर, मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के पास होगा ये एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। यमुना अथॉरिटी ने रोजगार के मौके बढ़ने का दावा किया है। येडा के मुताबिक 3 साल में इलाके में 18,000 करोड़ का निवेश आया है। एयरपोर्ट शुरू होते होते 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी, जबकि 10 साल में औद्योगिक विकास से 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये एयरपोर्ट अगले कुछ साल में विकास के लिए इंजन के तौर पर काम करेगा, जिससे आसपास का इलाका ही नहीं पूरा प्रदेश तरक्की की नई उड़ान भरेगा। ईटी नाउ स्वदेश। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट पूरे एशिया का केंद्र बनेगा, प्रदेश और देश की तरक्की में खास भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में ये भारत का नहीं लेकिन पूरे एशिया का केंद्र बनने की क्षमता यह जेवर एयरपोर्ट रखता है। आज जमाना आ चुका है जहां यातायात की बढ़ोतरी के साथ आर्थिक प्रगति जुड़ती है और वही एक क्रांति आप जेवर में देखोगे। अगर आप भी नए साल में या क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि फ्लाइट से लेकर होटल रूम तक सब कुछ काफ़ी महंगा हो चुका है। हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी पूरा अपडेट दे रही हैं।
क्रिसमस और न्यू ईयर का वो टाइम होता है जब कई लोग अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं और साल भर जिन्होंने कहीं बाहर ट्रिप नहीं लिए वो सोचते हैं कि वो इस टाइम पे कम से कम छुट्टियों पे चले जाएं। लेकिन अगर आप भी इस टाइम पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आपको बता दें कि जो एडवांस बुकिंग्स हैं और जो एयर फेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। अगर हम सिर्फ एडवांस बुकिंग्स की बात करें तो हालांकि पिछला साल काफ़ी एनॉमली वाला साल था कोविड-19 की वजह से, फिर भी उसके मुकाबले 450 ज़्यादा फीसदी एडवांस बुकिंग्स इस साल देखने को मिली है इस दौरान। और अगर एयर फेयर्स की बात करें तो ईज़ माई ट्रिप के डेटा के मुताबिक जो नॉर्मल एयर फेयर्स हैं जितने भी अभी तक एडवांस बुकिंग्स हुई हैं 15 नवंबर तक, उनमें 25% तक ज़्यादा आपको किराया फ़्लाइट के लिए देना पड़ रहा है। अगर अभी सितंबर से तुलना करें तो सितंबर के मुकाबले अगर आप सिर्फ दिल्ली से गोवा या मुंबई से गोवा एयर फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं तो उसमें भी आपको 30% ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इस दौरान इन खास तारीखों के लिए। जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस हैं उसमें गोवा, जयपुर, श्रीनगर, लेह और इस तरह की जो डेस्टिनेशंस हैं पहले भी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं उनमें उस तरफ वापस डोमेस्टिक जो ट्रैवलर्स हैं उनका रुझान बढ़ रहा है, खासतौर पे इस वजह से क्योंकि जो वैक्सीनेशन में तेज़ी आई है उससे भी लोगों में कॉन्फिडेंस हुआ है ट्रैवल को लेके। और कई जो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन को मान्यता मिली है, जहाँ पे इंडियन वैक्सीन्स को मान्यता मिली है, लोग वहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें मालदीव्स, अबू धाबी और दुबई वो लोकेशंस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। कुछ ऐसे लोकेशंस भी हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी डिमांड आई है। हमने होटल्स से बात की कि वहाँ पे किस तरह का बुकिंग्स का माहौल है, तो लेमन ट्री होटल्स ने हमसे कहा है कि उनके पास कुछ ऐसी डेट्स हैं कुछ इन सी पीरियड के दौरान जहाँ पे वो लोग प्री कोविड लेवल्स पर अपनी बुकिंग्स को और पूरी सोल्ड आउट हो चुके हैं। और जो उनका एवरेज रूम रेट भी है वो भी कुछ जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग वाले जो लोकेशंस हैं वहाँ पे भी प्री कोविड लेवल पर उनके एवरेज रूम रेट्स आ चुके हैं। वरना उसके अलावा जब बाकी देखिए तो 70% तक वो अपने रूम रेंट पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि जो कोविड के हाई टाइम था, जब कोविड के केसेस ज़्यादा थे, उस वक्त इन होटल्स के लिए जो एवरेज रूम रेट था वो 30% तक घट गया था, यानी सिर्फ अपने प्री कोविड लेवल के मुकाबले सिर्फ 30% रह गया था। लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। वहीं रॉयल लॉकेट ने भी हमसे यही कहा है कि उनकी जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। जो उनके बिजनेस होटल्स हैं, वो बिजनेस प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें भी 75% की ऑक्यूपेंसी रेट है। और जो उनकी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में जो कॉस्ट जो बढ़ा है वो भी 30% से ज़्यादा कॉस्ट बढ़त देखने को मिली है। यानी अगर आप छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं तो अब आपको इस बार थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे लोगों की छुट्टियां लगता है प्लान हो गई है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। बोइंग के 737 मैक्स विमानों को भारत में 2.5 साल बाद सेवा में लौटने की इजाजत मिली है। अदीस अबाबा के पास यहाँ पर इथियोपियन एयरलाइंस के 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 दिन बाद 13 मार्च 2019 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने देश में सभी मैक्स विमानों की सेवाओं को बंद कर दिया था और सभी सुविधाओं से लैस 737 मैक्स विमान का जायजा लिया। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ये खास एयरक्राफ्ट है न केवल इंडियन एविएशन के लिए बल्कि स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए। खास इसलिए क्योंकि 2.5 साल बाद इस एयरक्राफ्ट की वापसी हो रही है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ तमाम खूबियां समेटे हुए है जो न केवल यात्रियों का जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करता है बल्कि एयरलाइन के लिए भी अच्छी खासी रकम बचाता है। यात्रियों के नज़रिए से बात करें तो इसमें अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर है। जो लेग स्पेस है, लेग रूम जिसको हम कहते हैं, वो बाकी यानी कि पिछले बोइंग 737 के मुकाबले तकरीबन 4 से 7 इंच एक्स्ट्रा है। इस एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा है, यानी कि जब आप हवा में हैं, जब आप फ्लाई कर रहे हैं, तब आप इंटरनेट बेस्ड ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात एयरलाइन ऑपरेटर की, तो इस एयरक्राफ्ट में फ्यूल एफिशिएंसी का काफ़ी ध्यान दिया गया है। आप 20% फ्यूल एफिशिएंट ये एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स है उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव इसके नंबर्स नज़र आते हैं, जिससे फ़ायदा एयरलाइन को ये होता है कि उसको अच्छी खासी रकम उसके फाइनेंशियल्स में बचत के रूप में दिखाई देती है। तो इस एयरक्राफ्ट की वापसी से न केवल एयरलाइन ऑपरेटर खासकर स्पाइसजेट उसको काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इंडियन एविएशन के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही हवाई मुसाफिरों के लिए भी आने वाला समय काफ़ी अच्छा या बेहतर रह सकता है जब वो इस हवाई जहाज़ में सफ़र का आनंद लेंगे। एक बार फिर तैयार है बोइंग मैक्स 737 और काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। स्वदेश आर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आज के स्वदेश हीरो से। बिल्कुल, और
साथ ही बताएंगे कर्ज में डूबी किसी कंपनी को टॉप पर पहुंचाना किसी मुश्किल मिशन से कम नहीं, लेकिन एक ऐसी ही चुनौती को मुमकिन कर दिखाया स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने, जिन्होंने स्पाइस जेट को देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी बना दिया। हमने अजय सिंह को चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े का कायापलट हो या फिर कर्ज में डूबी एयरलाइंस को देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में तब्दील करने की कहानी, ये सारे बड़े काम किए हैं आज के हमारे स्वदेश हीरो और स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने। हॉकी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले अजय सिंह ने कारोबार भी पूरी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ किया है और उन्होंने जो काम भी हाथ में लिया उसे अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया है। मोदी लुफ्त जैसी दम तोड़ चुकी एयरलाइंस को फिर से आसमान में उड़ाना हो या फिर कर्ज में डूब चुकी स्पाइस जेट को फिर एक बार आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना, इसका श्रेय हमारे आज के स्वदेश हीरो अजय सिंह को जाता है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद अजय सिंह ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1990 में एमबीए की पढ़ाई की। स्पाइस जेट के वजूद में आने से पहले उन्होंने ऑटो और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों में अहम जिम्मेदारी निभाई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बोर्ड में रहते हुए उन्होंने डीटीसी के कायाकल्प में बड़ा रोल निभाया। उनके कार्यकाल में डीटीसी बसों की संख्या 300 से 6000 हो गई। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने वाले अजय सिंह ने एविएशन सेक्टर में एक बड़े रिस्क के साथ अपना पहला कदम बढ़ाया। 2005 में उन्होंने भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी भूपेंद्र कांसगड़ा के साथ मिलकर घाटे में चल रही मोदी लुत्फ एयरलाइन को खरीदा और यहीं से स्पाइस जेट की शुरुआत हुई। घाटे में चल रही एयरलाइन को फायदेमंद बनाना आसान नहीं था, लेकिन अजय सिंह ने ये कमाल कर दिखाया। अगस्त 2010 तक स्पाइस जेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के बाद उन्होंने सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन को स्पाइस जेट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन उनके हटते ही स्पाइस जेट घाटे में चली गई। अपने फैसलों से हमेशा सरप्राइज करने वाले अजय सिंह 2015 में फिर स्पाइस जेट से तब जुड़े जब उन्होंने कलानिधि मारन की 58.8% हिस्सेदारी खरीद ली। अजय सिंह के हाथ में जाते ही स्पाइस जेट एक बार फिर मुनाफे वाली कंपनी बन गई। कंपनी के सभी कर्जों और देनदारियों का भी जिम्मा लेते हुए उन्होंने न सिर्फ इन्हें चुकाया बल्कि स्पाइस जेट को देश की टॉप एयरलाइंस की कतार में खड़ा कर दिया। एयर इंडिया में बोली लगाने वाले अजय सिंह ने टाटा सन्स को इसे सौंपे जाने का स्वागत किया। हेल्दी कंपटीशन की वकालत करने वाले अजय सिंह एविएशन सेक्टर में टैक्स कम करने के पक्षधर रहे हैं ताकि एक आम आदमी भी प्लेन में सफर कर सके। पिछले 7 सालों में स्पाइस जेट ने एविएशन मैप पर कई छोटे शहरों के साथ नए एयरपोर्ट को अपने नेटवर्क में शामिल किया। स्पाइस जेट के बेड़े में एक बार फिर बोइंग 737 मैक्स की वापसी हो चुकी है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी सुविधाओं से लैस ये प्लेन काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है। कंपनी और ऐसे 50 विमानों को खरीदने की योजना भी बना रही है। कंपनी के कार्गो कारोबार में भी तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। एविएशन सेक्टर के कंपटीशन और चुनौतियों को दूर करते हुए अजय सिंह स्पाइस जेट की कामयाबी के आसमान में नया मकाम छूने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कम समय में स्पाइस जेट ने जो फुर्ती के साथ देश में और विदेश में अपनी पैठ बनाई, अपना एक अलौकिक एक स्थान बनाया, यह अजय सिंह जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। ET Now स्वदेश। तो हमारे आज के स्वदेश हीरो हैं स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह और उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। करीब 2.5 साल बाद स्पाइस जेट के बेड़े में 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की वापसी और कार्गो डिवीजन को और बड़ा करने के लिए एयरलाइन की तैयारियों जैसे मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से बात की। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ स्पाइस जेट एयरलाइन के सीएमडी मिस्टर अजय सिंह मौजूद हैं। ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ही क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और एयरलाइन की क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, सबसे पहला सवाल यही कि 737 मैक्स एयरक्राफ्ट लगभग 2.5 साल बाद वापसी कर रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के? देखिए, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ हम इंडक्ट कर सकें, यही हमारा प्लान है। जैसे आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये है। इसमें जो एक तो अगर आप पैसेंजर के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक क्वाइट एयरक्राफ्ट है। 40% इसका जो साउंड है वो कम है
जो सीट का पिच है, जो जो आपको पैर आपके फंसते हैं, जैसे जब हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हैं, इसमें जगह बहुत है, 3-4 इंच ज़्यादा जगह आपको मिलती है, तो कंफर्टेबली आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो आप जैसे आप ज़मीन पे जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस हवाई जहाज़ में उड़ेंगे तो 31 दिसंबर से पहले वो इंटरनेट भी आप यूज़ कर पाएंगे। और आप अपना व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं ब्राउजिंग करें। एक वॉइस कॉल हम थोड़े दिन अलाउ नहीं करेंगे, दूसरों को उससे कठिनाई होती है, लेकिन हम अदरवाइज पूरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी अलाउ करेंगे। दूसरी तरफ जो एयरलाइन का जहां तक सवाल है, तो एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट जहाज है, 20% कम पेट्रोल, और आज आप जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर टैक्स भी भारत में बहुत लगता है फ्यूल पे, तो एयरलाइन का भी बहुत फायदा होगा। 20% फ्यूल कम खर्च करता है ये, और इंजीनियरिंग कॉस्ट भी कम है। कई प्रकार से एक एफिशिएंट एक जहाज है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको इंडक्ट करें। 13 जहाज हमारे यहाँ पर भारत में खड़े हुए हैं इस समय। 2 जहाज, अब दूसरा जहाज इनफैक्ट अभी अहमदाबाद अभी उड़ान भरी रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगले कुछ 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि 13 जहाज ये जो है ये वापस आ जाएं सर्विस में, और नए जहाज़ों की डिलीवरी भी दिसंबर में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या इस वक्त इन नए बोइंग 737 मैक्स के जरिए आप डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना चाहेंगे या आप इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस बनाएंगे? अल्टीमेटली ये जहाज़ हमारा बैकबोन है, और जितने हमारे पुराने जहाज़ हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे इन नए जहाज़ों के साथ। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे यही जहाज़ उड़ेगा, और अभी तो हम दिल्ली और बम्बई के बीच में इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में बाकी शहरों में भी, और फिर दुबई के रूट पे भी शायद ये जहाज़ उड़ेगा। आपने कहा कि आप नए एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में, अपने फ्लीट में शामिल करने का आपकी प्लानिंग है, उसकी क्या फाइन डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगले 2 वर्षों में 50 नए जहाज हम इंडक्ट करेंगे मैक्स अपने बेड़े में, और कुछ जहाज तो एडिशंस होंगे, और कुछ जहाज ऐसे होंगे जो पुराने जहाज हमारे जो वापस जा रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट्स होंगी। तो बल्क ऑफ द फ्लीट अब हमारी मैक्स की ही होगी। अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि सारे जहाज हमारे या तो मैक्स के हों, या वो छोटे जहाज जो छोटे शहरों में हमारे प्रोपेलर जहाज जो जाते हैं वो रहें। बात अब कार्गो की करेंगे। स्पाइसजेट का जो कार्गो डिवीजन है वो यूनिट अलग हो गई है, लेकिन कार्गो को लेकर के स्पाइसजेट के काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। उसकी वैल्यूएशन क्या स्टैंड करती है और इसको लेकर के क्या आगे स्ट्रेटेजी स्पाइसजेट की रह सकती है? सर, कार्गो डिवीजन में जो आपका स्पाइस एक्सप्रेस है, इसका क्या वैल्यूएशन अभी आपको लगता है जो हुआ है, और इसको लेकर के स्ट्रेटेजी आपसे समझूंगा। देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए, और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं, और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए, एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं, और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था, वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए, और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें, और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइसजेट एक अहम भूमिका निभाए। ऑर्गेनिक में तो आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं एक्सपैंड करने की, इनऑर्गेनिक में अपने लिए क्या नई संभावनाएं तलाश रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ग्रोथ या रेवेन्यूज आप अपने लिए लाना चाहेंगे? हम तो जी, जो जब भी कोई ऐसा एडवर्सिटी जब होती है तो हम उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय बहुत कार्गो की अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने कार्गो की अपॉर्चुनिटी को लिया और उसको बढ़ाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो एक MRO में रिपेयर मेंटेनेंस
की एक हमने कंपनी बनाई है, उस पर हम काम करेंगे अग्रेसिवली। हम ट्रेनिंग की कंपनी पे काम करेंगे। अभी जो स्थिति बन गई है भारत में, सिर्फ प्राइवेट कैरियर है। आकाशा एयरलाइन अगर आती है तो वो भी एक प्राइवेट एयरलाइन है, जेट एयरवेज की वापसी होगी तो भी प्राइवेट है। कंपटीशन यहाँ से 4 महीने बाद आप किस तरीके से देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि चाहे वो फेज पर्सपेक्टिव में हो या ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से? इंडिया में जो एक ये एविएशन मार्केट है तो हमेशा बहुत कम्पिटिटिव रहा है। आप पहले देखिए, किंगफिशर भी थी, जेट एयरवेज भी थी, पैरामाउंट एयरवेज थी, कई सारी एयरलाइन थी, डेक्कन एयरवेज थी। तो एयरलाइन तो हमेशा यहाँ बहुत रही हैं। कुछ चली गई बाहर, कुछ और अंदर आएंगी। हमारी आशा सिर्फ ये है कि एक तो सरकार और हम सब मिलके एविएशन का जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करें। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसको जीएसटी में लेकर आएं। जो स्टेट्स हैं वो अपना जो वैट है उसको कम करें। जब टाटाज एयर इंडिया को लेंगे तो हमें लगता है कि रैशनैलिटी बढ़ेगी और वो नुकसान करने के लिए बिजनेस नहीं करेंगे। आकाशा आएगी, जो भी ये आएंगे होपफुली एक ये रैशनल बिजनेस करें और इस प्रकार से करें कि सब मुनाफा कमाने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा सेक्टर के लिए। बिल्कुल सर। अजय सिंह, सीएमडी स्पाइसजेट, पूरे इंटरव्यू के दौरान काफी पॉजिटिव नजर आए। वजह उसकी तमाम हो सकती हैं। 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की वापसी हो, जो एविएशन में ग्रोथ है उसमें लगातार जो यात्री वापस आ रहे हैं, उन सबको देख करके काफी पॉजिटिव नजर आए। उनको लगता है कि यहाँ से आगे की जो तस्वीर होगी काफी पॉजिटिव, काफी बेहतर नजर आएगी। चलिए, तो स्वदेश हीरो के साथ पूरी बातचीत आपने देखी, लेकिन हम रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही डीजल कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने पर जो खर्च आएगा, दिल्ली सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी। देखिए रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी डीजल कार को बदलकर इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने इसका जिम्मा 2 कंपनियों को सौंपा है। इतना ही नहीं, डीजल कार कन्वर्ट कराने पर दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। कन्वर्ट कराने पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। ज्यादा कंपनियों के आने के बाद ये लागत घटेगी। कन्वर्ट कराने का जिम्मा एट्रियो और नॉर्थ वे एमएस कंपनी को दिया गया है। दरअसल दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को चलाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरत रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी गाड़ियों के ऊपर तलवार लटकती रहती है। अब इन गाड़ियों को कन्वर्ट कराने में सरकारी मदद का ऐलान इन गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत ला सकता है। फिलहाल 10 साल पुरानी डीजल कारों पर पूरी तरह रोक है। वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकती। दिल्ली में करीब 38 लाख पुरानी गाड़ियां हैं। इनमें 35 लाख पेट्रोल और 3 लाख डीजल कारें हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कराने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। इसे लेकर प्लान तैयार किया जाना अभी बाकी है। फिर भी इतना तो साफ है कि अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आपको गाड़ी बेचने या स्क्रैप कराने की जरूरत नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। सुकून के साथ पैसेंजर को उनकी मंजिल पर पहुंचाने वाली दिल्ली मेट्रो के खाते में एक और नया कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है। कल से दिल्ली मेट्रो की 58 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर ट्रेनें बिना ड्राइवर के दौड़ेंगी। इस कामयाबी के साथ ही दिल्ली ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन में वैंकूवर और यहां पर दुबई मेट्रो को पीछे छोड़ देगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसका उद्घाटन भी करेंगे। सफर पहले जैसा ही सुकून भरा होगा। मेट्रो भी वही होगी, लेकिन कल से दिलवालों की नगरी की दिल्ली मेट्रो में एक ऐसी उपलब्धि जुड़ने जा रही है जो इसे दुनिया के बेहतरीन मेट्रो सेवाओं में और शानदार बना देगी। मजलिस पार्क से शिव विहार तक कल से मेट्रो ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी। 58.43 किलोमीटर दूरी वाली पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही ये डीएमआरसी नेटवर्क का दूसरा कॉरिडोर होगा, जहां मेट्रो ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी। 37.5 किलोमीटर लंबी मेजेंटा मेट्रो रूट पर पिछले साल से ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका उद्घाटन पिछले साल 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पिंक लाइन कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मेट्रो में कुल ड्राइवरलेस नेटवर्क बढ़कर 96 किलोमीटर का हो जाएगा। पूरी दुनिया के ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क में 9% हिस्सा दिल्ली मेट्रो का होगा। इस कदम के साथ ही दिल्ली मेट्रो वैंकूवर स्काई ट्रेन और दुबई मेट्रो को पीछे छोड़ देगी।
और ये कुआलालंपुर के रैपिड केएल सिस्टम के करीब पहुंच जाएगी। अब नजरें टॉप पर मौजूद शंघाई मेट्रो और सिंगापुर एमआरटी के ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशन को पीछे छोड़ने पर होगी। लगातार नए मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रही दिल्ली मेट्रो के कदम यहीं नहीं रुकने वाले। मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच पिंक लाइन के एक्सटेंशन के साथ दिल्ली मेट्रो का ड्राइवरलेस नेटवर्क बढ़कर 108.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस फेज के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।